नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है हमारा आज का कार्यक्रम कविता के बहाने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। दोस्तों, कविता के बहाने के आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुल्लू हिमाचल प्रदेश से जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में सुप्रसिद्ध कवि और समीक्षक श्री गणेश गनी। श्री गणेश गनी हिंदी साहित्य के कविता जगत में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। मैं सबसे पहले आज के जो कवि हैं, अतिथि कवि हैं श्री गणेश गनी, उनको यहाँ पर कुल्लू हिमाचल प्रदेश से जोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। श्री गणेश गनी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार रैना जी, साहित्य संवाद में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के सभी जो दर्शक हैं, हमारे मित्र जुड़ेंगे, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कैसा मौसम है आज कुल्लू में? काफी दिनों की बारिश के बाद आज धूप खिली थी और काफी गर्म मौसम था आज का। लेकिन आज से पहले यहाँ आसपास ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हिमपात भी हुआ। क्या बात है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। श्री विजय संदेश जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ गए, अशोक मिश्री जी और श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी, अभी हमारे ये मित्र अब जुड़ गए और आगे भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने मित्रों को आपका पहले, क्योंकि हमारे ये इस कार्यक्रम की शुरू में ये प्रथा है कि हम जो हमारे अतिथि होते हैं उनका एक संक्षिप्त सा परिचय देते हैं। बाद में जो आज के हमारे अतिथि हैं वो स्वयं उपस्थित हैं, उन्हीं से बातचीत में सब कुछ पता चलता है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि आज के हमारे जो विशेष अतिथि कवि हैं श्री गणेश गनी, वे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। आप एक सशक्त युवा हस्ताक्षर हैं और आपने हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपके बारे में मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि 2018 में किस्से चलते हैं बिल्ली के पाँव पर बहुत चर्चा रही ये आपकी पुस्तक, और उसके बाद आपके जो साहित्य संवाद की पुस्तक है वो है यह समय है लौटने का। और भी आपके जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उन पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। और विशेष रूप से आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कविताएं हैं, वो देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो बाकी तो हम गणेश जी आपसे ही सबको जानेंगे। बातचीत बिल्कुल खुली है, ये मंच आपका है और बिल्कुल निसंकोच रूप से आप हमारे साथ बातचीत करिए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो दिल्ली में सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हैं श्री डॉक्टर सुवर्ण रावत जी, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शर्मा जी जो पंजाब से हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस तरह से मित्र जुड़ते जा रहे हैं। तो गणेश जी, वास्तव में कहाँ से हैं आप? आप तो मुझे लग रहा है कि जो पहाड़ हैं, जो प्रकृति की गोद में है, आपका जन्म हुआ है। तो अपने मित्रों को बताइए। उपेंद्र नाथ रैना जी, मैं वास्तव में जम्मू कश्मीर का एक पड़ोसी क्षेत्र है पांगी घाटी। ये आदिवासी क्षेत्र है जिला चंबा का। तो मैं मूल रूप से तो पांगी घाटी का हूँ और यहाँ कुल्लू में पिछले 20 साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग।
काम के सिलसिले में पिताजी ने यहाँ घर बनाया था, तो और पढ़ाई लिखाई के लिए हमको, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी पांगी घाटी में उन दिनों, तो कोई यातायात और बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी, टेलीफोन नहीं होता था। तो जब मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो पांगी घाटी से हुई है, और ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पाडर से लगता क्षेत्र है। और वहाँ लगभग उस वक्त हाई स्कूल ही होते थे, तो हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए हमको शहर आना पड़ता था। तो या तो जिला चंबा जो मुख्यालय है हमारा, वहाँ हम लोग चंबा जाते थे, या फिर लाहौल स्पीति से होते हुए रोहतांग पास क्रॉस करके हम लोगों को कुल्लू आना पड़ता था। तो इसीलिए जब पढ़ाई के सिलसिले में बाहर आए रैना जी, तो कुल्लू में उन दिनों पिताजी ने यहाँ पर घर बनाने का फैसला लिया होगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई चल सके, और इसलिए हम लोग जो है अब यहाँ कुल्लू में रहते हैं। लेकिन अब पांगी घाटी भी सड़कों से जुड़ गई है, तो वहां पर भी अब सुविधाएं होना शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले के दौर में, आज से लगभग 2 दशक पहले, ये बिल्कुल एक कटा हुआ क्षेत्र था, और आदिवासी क्षेत्र है। हालांकि मैं इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करता। हिंदी साहित्य में बहुत वाद है, ये आदिवासी कवि हो गए, दलित कवि हो गए, दूसरे कवि, इस तरह का। लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं, ज्यादा मैं नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे परिचय में तो ये आता ही है कि मैं मूल मूल रूप से पांगी घाटी से हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ अब तो हम कुल्लू में रहते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग अपने गांव जाते हैं बीच में। तो पांगी घाटी में जहां आप रहते थे, जहां पर आपका जन्म हुआ है, तो क्या क्या वहां पर किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, और कितना समय आपके जीवन का वहां बीता, और वहां से क्यों क्यों आप, क्या कारण रहा कि आप कुल्लू शिफ्ट हो गए? पांगी घाटी में जो मेरा गांव है, वहाँ शौर नाम है उस गांव का, वो बिल्कुल लाहौल स्पीति की तरफ है, और पांगी घाटी का शुरुआती गांव है लाहौल स्पीति की तरफ से। और जो अंतिम गांव है पांगी घाटी का, वो लुज गांव है, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से ये जुड़ता है। तो मेरे गांव में, शौर में, उन दिनों एक प्राथमिक पाठशाला थी 5वीं तक। और मेरे गांव से दूसरे गांव में, पुर्थी गांव में, मिडिल स्कूल था, जो कि मेरे गांव से लगभग 4 मील की दूरी पर था। तो 5वीं पास करने के बाद हमको एक तरफ 4 मील चलना पड़ता था पैदल, जंगल के रास्ते से। कच्ची पगडंडियां होती थी, सड़कें तो थी नहीं, गाड़ियां तो हमने कभी देखी भी नहीं थी। तो ये 4 मील का सफर तय करके हम लोग स्कूल पहुंचते थे, मतलब 5वीं क्लास के बाद, छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। तो और 4 किलोमीटर शाम को वापस आना, 4 मील वापस आना, लगभग ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो 8वीं क्लास में जब मैं पहुंचा, तो पिताजी ने मुझे अपने हमारे जिला मुख्यालय चंबा भेजा, क्योंकि दूसरा स्कूल जो था वो बहुत दूर था हमारे घाटी में, तहसील के मुख्यालय किलाड़ में। हाई स्कूल तो था बेशक, लेकिन वो भी बहुत दूर था, और वहाँ भी हमको बाहर रहना पड़ना था किराए के मकान में। तो पिताजी ने सुविधाओं को देखते हुए हमको चंबा भेजा, और वहाँ पर 8वीं क्लास के बाद की मेरी पढ़ाई जिला मुख्यालय चंबा में हुई। और लगभग मैंने वहाँ पर ये अपना कॉलेज से बीए किया, और बीए करने के बाद फिर मुझे चंडीगढ़ भेजा गया, और चंडीगढ़ में मैंने वहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय से अपने आगे की पढ़ाई जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीयू से किया। तो जी यही जी। कारण थे कि पढ़ाई के लिए हमको पांगी घाटी से बाहर जाना पड़ा। और रैना जी, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन दिनों और अब भी घाटी से बाहर जाने के केवल 4 मार्ग थे, चारों दर्रे थे, पासेस थे। रोहतांग पास, तो यदि रोहतांग पास को क्रॉस करना हो, तो फिर हमको पांगी घाटी से लाहौल स्पीति को पूरा चल के जाना पड़ता था। कुछ रास्ता बसों का था, और बाकी तो पैदल था। और दूसरा रास्ता वहां से एक और पास है, साच पास, और तीसरा भी एक पास है, चैनी पास। और जो चौथा रास्ता था रैना जी, वो था बाया जम्मू होकर। मतलब पांगी घाटी जब बाहर निकलोगे, तो आपको किश्तवाड़ होकर, जम्मू से पठानकोट होते हुए हमको जिला मुख्यालय चंबा पहुंचना पड़ता था। तो ये भी कारण थे कि बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, और रास्ते नहीं होते थे, पैदल चलना पड़ता था मीलों। और इस तरह की चीजों के कारण जो था, ये भौगोलिक कठिनाइयों के कारण हम लोग जो है वो वहां से बाहर
हमको भेजा गया। जिनके पास सुविधाएं थी, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को भेज सकते थे वो तो भेजते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो गरीब परिवार के लोग थे वो लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भी भेज सकते थे। तो ये कारण है सर कि मैं उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए मेरी रचनाओं में भी चीजें आती हैं, लेकिन हमने बहुत सहज रूप से जीवन को जिया। कभी हमको ये लगा ही नहीं कि बहुत मुश्किल था। या अब देखिए आजकल वहां पर बर्फ पड़ रही है, तो अभी तो ये जो रोहतांग टनल बनने के बाद तो रास्ता खुल गया है। बाया जम्मू किश्तवाड़ से होते हुए भी अभी बसें चलती हैं बीच बीच में बर्फ को साफ करके। उन दिनों तो लगभग 6 महीने तक बंद होता था घाटी। 6 महीने तक ये शेष दुनिया से कट जाती थी। तो फिर भी बड़े सहज और सरल रूप से हम लोग जीवन जीते थे। हमारे पेरेंट्स और वहाँ के लोग कभी इस बात का रोना नहीं रोया कि बहुत मुश्किल थे या बहुत ही कठिन दिन बीते। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के जलवायु को हमने अपने जीवन में उतार लिया था और उसके साथ प्रकृति के साथ मेल जोल करते हुए जीवन को जीते थे और बहुत अच्छा भी लगता था। तो वहाँ पर आप जिस अपनी जो पांगी घाटी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ साहित्यिक वातावरण था वहाँ के आपके परिवार में, या आपको कुछ प्रेरणा वहाँ से उस स्थान से मिली, उस जगह से मिली कि आप बस कवि बन गए? वहां पर साहित्यिक वातावरण तो कोई भी नहीं था, लगभग शून्य के बराबर। और परिवार से तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो साहित्य पढ़ता या लिखता हो। लेकिन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में साहित्य होता था उन दिनों। कविताएं, कहानियां, वो हिंदी के पाठ्यक्रम में या अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल थी। और वहां पर कोई साहित्यिक गोष्ठी का कोई मतलब नहीं था इस तरह की। हाँ, लेकिन लोक जो था वहाँ का बहुत समृद्ध है। लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक कथाएं, किस्से, कहानियां, ये लोग हम ये चीजें हमको अपने परिवार में दादियों से और जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों से कभी कभार सुनने को मिलते थे। क्योंकि जीवन का जो एक वर्ष का जो 6 महीने का हिस्सा था सर्दियों वाला, तो वो हिमपात के दौरान वहां पर कोई काम तो होता नहीं था। बाकी के जो 6 महीने थे साल के, उसमें सारे काम करते थे लोग। और अपने घरों में लकड़ियां इकट्ठी करना आग जलाने के लिए, सारी फसलें इकट्ठा करके पूरे 6 महीने के लिए जो था वो सारा ताम झाम करना पड़ता था। उसके बाद जो 6 माह का जो ये दौर था ये बहुत कठिन था। इसमें हिमपात के दौरान जो थे वो लोकगीत, लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, ये चीजें हमने बहुत नजदीक से देखी है। तो हो सकता है कि कहीं उस बात का असर हो। और इवन बाद के दिनों में भी हिमाचल में जहाँ हम लोग पढ़े वहाँ कोई हमने ऐसा साहित्यिक माहौल तो नहीं देखा। लेकिन कुछ लोक संगीत, लोकगीत सुनकर या रेडियो पर जो वार्ताएं होती थी, रेडियो पर जो कथाएं, कहानियां सुनाई जाती थी, वो बहुत आकर्षित करती थी। तो उसी आकर्षण के कारण शायद वो धीरे धीरे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहा हो और उन बातों को हमने याद रखा हो और इससे रुचि पैदा हुई हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि कोई साहित्यिक माहौल, वो तो ना के बराबर था रैना जी, ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, तो फिर आपने ये कैसे निर्णय लिया कि आप, क्योंकि साहित्य में देखिए ना बहुत सारी विधाएं हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, तो कैसे आप को ये लगा कि बस आप कवि ही बन सकते हैं और आप कविताओं में ज्यादा रुचि रख सकते हैं? क्या आपको, क्या अंदर से क्या इंस्टिंक्ट, क्या लगा आपको? जी मुझे रैना जी ये लगा कि कविता शायद मैं लिख सकता हूँ। ऐसा मुझे हमेशा महसूस होता है। मैंने कहानियां लिखने की कोशिश भी की और उपन्यास के लिए भी कभी लंबी कहानी की कोशिश भी की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, मैं लिख ही नहीं पाया। और कविताएं मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कविताएं कम समय लेती हैं। आप जल्दी से बहुत सारी कविताएं पढ़ सकते हो। आप एक कविता की पुस्तक एक दिन में आप पढ़ सकते हो, लेकिन कहानी और उपन्यास के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये भी रही कि मैंने बाद के दिनों में कहानियां बहुत पढ़ी। कविताओं के अलावा मैं कहानियां बहुत पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। और बीच में जो ये पाठ्यक्रम में जो कहानियां होती थी,
कॉलेज में या उससे पहले स्कूली दिनों में, विश्वविद्यालय के दिनों में, तो उनको कहानियों को मैंने पढ़ा है। तो कहानियों की तरफ पढ़ने का मेरा बहुत रुझान है, मैं पढ़ता हूँ। अगर मुझे अच्छी कहानी मिल जाए तो मैं हमेशा उसको पढ़ता हूँ, और उसका मैं अपने दोस्तों के साथ जिक्र भी करता हूँ। और कविताओं के साथ ऐसा हुआ कि मैंने कविताओं को लिखने का फैसला तो ऐसा कुछ लिया नहीं, कोई एक दिन की घटना तो ये शायद रही नहीं होगी। और मैंने बहुत कम कविताएं लिखी हैं, मेरे एक ही कविता का एक ही संग्रह आया हुआ है। लेकिन मैंने ये जो सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे कवियों को पढ़ा, और ये जो पढ़ने के साथ साथ फिर बीच में बहुत विमर्श उठते थे कि कविता के पाठक नहीं है रैना जी, और ये कविता के पाठक कम हो रहे हैं, कविता की किताबें नहीं बिकती हैं, और उपन्यास कहानियों की किताबों की मांग बहुत रहती है, और प्रकाशक भी कविताओं को छापना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस पुस्तक की मांग कम रहती है। तो मुझे ये सवाल बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे कोई और कार्यक्रम हो, स्कूलों के हो, कुछ भी हो, हर आदमी कविता की पंक्तियां बोलता है मंच में अपने भाषण से पहले। हर व्यक्ति गजल कहेगा, शेर कहेगा। तो मैं सोचता था कि ये क्या मतलब हुआ इसका, ये दूरी जो हम बना रहे हैं कि कविता के पाठक कम हो रहे हैं, ये कुछ मुझे संभव नहीं लगा। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी थी और मैं पत्रिकाओं में भेजता था, और साहित्यिक पत्रिकाओं में वो कविताएं छपी भी। छपने के बाद मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे कविता पे और काम करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के दौर में मैंने बहुत सारे कवियों को, जो नए कवि थे या जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते थे, उनकी कविताओं को पढ़ते पढ़ते मैंने उन कुछ पंक्तियों को वहां से लिया और फिर उनके ऊपर कुछ टिप्पणियां करना शुरू किया, जिसको लोगों ने बाद में कहा कि किस्सात्मक आलोचना है, ये किस्सों के माध्यम से आप कविताओं को पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो फिर जो मेरी मेरी पहली किताब आई थी, किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तो ये वही किताब है जिसमें लगभग मैंने 50 कवियों के ऊपर टिप्पणियां की है। हालांकि ये कोई अध्यापकीय आलोचना नहीं है, या जो जिस तरह की आलोचना होती है, इसमें आलोचना के गुण तो नहीं है, ये लोग भी कहते होंगे कि ये आलोचना नहीं है। लेकिन बहुत मित्रों ने कहा कि इस किताब को पढ़ने से हम कविता के और करीब आए हैं। नहीं तो क्या होता था हिंदी साहित्य में कि कवि को देखकर कविता पढ़ते थे लोग, या कवि का नाम सुनकर कविता छापते थे। अब कविता के पास जाने का तरीका और क्या हो सकता है कि वो किस्सों में, कहानियों में उसको गूंथ कर आगे लेकर, मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने संवाद के माध्यम से पाठक को कविता तक लेके जाऊं। वो चाहे रैना जी की कविता हो, चाहे किसी भी नए आदमी की कविता हो। मैं बहुत लोगों से मिला ही नहीं हूँ, ना मेरी कोई टेलीफोन पे बात हुई है, जिन पे भी मैंने मैंने लिखा हुआ है। तो किससे चलते हैं बिल्ली के पांव पर, पहली किताब जो 2018 में आई, उसकी बहुत प्रतियां बिकी और लोगों ने बहुत उसको हाथों हाथ लिया भी, और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने इसके फेसबुक पे या दूसरे माध्यमों से मुझे उसके रिस्पॉन्स मिले बहुत अच्छे। तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई हमें हमें भी कोई पढ़ेगा, या हम इस आज उपेंद्र नाथ रैना जी के साथ बैठ के मैं बातचीत करूंगा, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ना अच्छा, कोई मेरी ऐसी अजय 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 जी। शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आप उनके नाम जी, से परिचित होंगे मैं बहुत परिचित ही। हूँ पंजाब से, जी, जी जी जी, उपन्यासकार है, पंजाब से हैं। कहानीकार है। अच्छा, उन्होंने जी जी। अपनी 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 टिप्पणी में उन्होंने एक बात कही है, उस पर मैं जरा आपका विचार चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि गणेश जी कविता के माध्यम से कहानी कहते हैं। तो आपकी दृष्टि से क्या तात्पर्य है इसका, कैसे व्याख्या करेंगे आप इसकी? अगर अजय जी मेरी कविता की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मेरी कविता में मैं हमेशा उसमें एक कोई कहानी, उसमें एक कोई ऐसा चीज होती है जिसमें कि बिंबों के माध्यम से या मुहावरों के माध्यम से इस तरह की बात ये हो सकती है। और अगर ये टिप्पणी की बात कर रहे हैं, तो अजय जी सही कह रहे हैं कि मैं अपने जो मैंने टिप्पणियां की है, उसमें मेरे छोटी छोटी कहानियां हैं। उन उनको संस्मरण भी कह सकते हैं, उसको आप किस्से भी कह सकते हैं, किस्से कहानियां हैं। लेकिन बीच में उन कवियों की पंक्तियां भी हैं, ताकि पाठक उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते कविता तक पहुंचे। और मेरा मेन मकसद, जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि पाठक और कविता के बीच में दूरी को कुछ हद तक इसको पाट सकूं, और ये भ्रम, जो ये कविता पर संकट वाली बात है, इसको कुछ हद तक कम किया जा सके और कविता के पाठकों को बढ़ाया जाए। तो आप को याद है कि आपने सबसे पहली कविता कौन सी लिखी है? कुछ उसके बारे में आपको ध्यान है? जी,
पहली कविताएं मैंने कुछ लिखी हैं, लेकिन वो अब मैंने प्रकाशित अपनी किताब में नहीं की। वो कुछ पत्रिकाओं में छपी, कॉलेज के विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं में या अखबारों में। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इन कविताओं को किताब में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो मुख्य धारा के साहित्य में हम्म। जैसे ये आकंठ, वसुधा, बया, इस तरह की जो पत्रिकाएं जिसमें कविताएं छपी, वो मेरी माँ के ऊपर लिखी कुछ कविताएं थी, 3-4 कविताएं, सीरीज थी एक। वो कविताएं जो थी, मुझे लगता है कि मेरी पहली कविताएं मानी जा सकती हैं। हालांकि वो पहली तो नहीं थी, पर मुख्य धारा की पत्रिकाओं में उन कविताओं के कारण जो है मुझे एक स्थान मिला। तो आपने देखिए, चूंकि आप तो शुरू से प्रकृति के बहुत नजदीक रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि जी प्रकृति में ही आप पलते बढ़ते रहे हैं और पूरा जीवन यापन अभी तक आपका पूरे नेचर के साथ, पूरी प्रकृति के साथ हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आपकी कविताओं पर वहाँ के जनजीवन का तो है ही, लेकिन साथ में जो प्रकृति के विभिन्न रूप हैं, जो उसके अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग पक्ष, और उस पर जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो अपनी कविताओं के माध्यम से उसको निश्चित रूप से आपने उसको सामने रखा होगा अपने जो आपके पाठक हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस तरह की, उस प्रकार की कुछ 2-3 कविताएं हमें सुनाइए, क्योंकि ये बातचीत तो कविता के बहाने ही चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ जी में हम चाहेंगे, और अब मेरे जो मित्र जुड़े हुए हैं, आपके भी मित्र हैं सब लोग, कि वो जी। आपकी कविताएं भी सुनना चाहेंगे। अह, बिल्कुल। मैं एक कविता, जो मेरी किताब, एक ही किताब आई कविताओं की, वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता, इसमें से मैं एक कविता आपको और अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। बच्चे की गुल्लक तक। हिमपात के बाद बिल्ली आग के पास बैठी है। कुत्ता सूखे फाहों पर सुस्ता रहा है। छत से बर्फ हटाने वाला आदमी सोच रहा है कि क्यों कई रातों से भला भालू उसके सपने में नहीं आया। जबकि पहाड़ की कंदरा में शीत निद्रा तब टूटेगी जब बाहर बर्फ पिघल जाएगी सारी की सारी। भाग्य खिलेगा बसंत जैसे। एक हिम नदी पहाड़ से खिसक रही है। ढेर सारा बर्फ लादे पीठ पर। एक औरत की पीठ से चिपका बच्चा देख रहा है आग पर बर्फ को पानी बनते। वह औरत सोच रही है कि कहाँ जाती होगी जो थोड़ी बर्फ उड़ रही है भाप बनकर। वो बच्चा चुपके से चाहता है फिसलना पीठ से, पर मां जानती है अभी जमीन उबड़ खाबड़ है। प्रजा की सहनशीलता बढ़ती जा रही है, पर राजा को पता है 16 आने उसकी नाक कट गई है। अब वो जीभ से सूंघ लेता है, फिर भी जब भी निकलता है शिकार पर जंगल सदमे में चला जाता है। लूट के तौर तरीके बदल चुके, बाजार सेंध लगाकर हो चुका है दाखिल घर में। क्या बात है, क्या बात उसकी नजर उसकी नजर पहुंच चुकी है बच्चे की गुल्लक तक। अलाव तापता एक बूढ़ा बच्चों को सुना रहा है कथा राक्षस और देवता की। मैं सोच रहा हूं कि जितना बोलना था बोला कहीं उससे अधिक गया, जितना सुनना था सुना कहीं उससे कम गया। क्या बात है। जी अच्छा, डॉक्टर सुवर्ण रावत जी जो हमारे साथ लगातार आपकी कविताएं सुन रहे हैं, बहुत जी बड़े रंगकर्मी हैं, दिल्ली में हमारे जी परम जी मित्र जी हैं। तो जी उनकी एक जिज्ञासा है, गणेश जी, वो कह रहे हैं कि जी। बिल्ली के ही पांव क्यों, किसी और जानवर के क्यों नहीं, क्या इसमें कोई खास वजह है क्या? डॉक्टर जी, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्ली जो है, क्योंकि हमारे घरों के आसपास रहती है, और इवन जो कैट फैमिली का और जानवर है वो भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्ली बहुत दबे पांव चलती है, ये हमने देखा है हमेशा। ये आवाज नहीं करती है। तो जो ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं, ये भी ट्रैवल करते हैं हमेशा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, दूसरे से तीसरे, और एक देश से दूसरे देश तक हमारे किस्से कहानियां करते हैं हमेशा। तो एक बिल्ली, कहते हैं जैसे मुहावरा है कि बिल्ली दबे पांव चलती है, आवाज नहीं होती है। तो ये किस्से और कहानियां भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसलिए मैंने हमेशा ये
जो है वो अपनी किताब का शीर्षक भी रखा कि किससे चलते हैं बिल्ली के पाँव पर। अच्छा अच्छा, जी ये मतलब अब डॉक्टर साहब ने सुनी होगी जी आपके बात। अभी श्री सतीश धर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी एक उनके ने भी एक व्याख्या, एक प्रश्न आपके सामने रखा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। जी कविता को कोई खतरा नहीं है, इन खतरों की आप कैसे व्याख्या करते हैं? जी ये धरजी का प्रश्न है। ये, हाँ, ये धरजी का प्रश्न है। अच्छी बात है कि बातचीत भी साथ में चलती रहेगी, आपकी कविताएं भी होती रहेंगी। तो क्या कविता का जो मूल मंत्र है कि उसको बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए, कविता को मानवीय मूल्यों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। कविता का मतलब मेरा है कि क्योंकि कवि ही तो कविता करता है, तो कविता की संरचना जो है उसके मूल में जो शक्ति होनी चाहिए, जो संवेदना भरी होनी चाहिए, वो अपने उनके उसके माध्यम से अपने पाठकों तक आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ आपको लग रहा है कि खतरा है कविता को, क्या खतरा है, किससे खतरा है? क्या कवि से खुद खतरा है उसको, या कविता मैंने की हमेशा कवि कवि के सोच से खतरा है? जी मैंने हमेशा रैना जी ये बात की, और धरजी से मेरी बहुत बात होती है। और हम्म। सतीश धरजी खुद एक अच्छे कवि हैं, और कवि से अधिक ये कविता के बहुत ही मर्म को जानते हैं, और बहुत उनकी समझ बहुत उम्दा है कविता को लेकर। तो कविता के ऊपर तो वो खतरा नहीं है, न कविता पे कभी संकट रहा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कविता पर संकट है, दरअसल वो खुद ही कविता के ऊपर संकट है। क्योंकि बहुत राजनीति भी तो होती है ना कवियों के बीच में। साहित्य की राजनीति तो बहुत खतरनाक है। साहित्य की राजनीति तो जो देश की राजनीति है उससे भी खतरनाक है। क्योंकि अपने अपने मठ बने, अपने अपने गढ़ बने हुए हैं। हम उससे इस विषय पर ज्यादा नहीं उलझेंगे। लेकिन जहां तक मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि जो लोग ये कहते हैं, वो लोग कविता के जानकार मुझे कम लगते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार ज्यादा लगते हैं वो। तो हमेशा ये पुरस्कार वाले हो गए, संपादक हो गए, कोई और जिस तरह के प्रकाशक हैं, जिस तरह की गेम की सेटिंग करते हैं बैठ बैठ के, और इसलिए इनको लगता है कि कविता पर संकट है। हमेशा अच्छे कवियों को हाशिए पर धकेला गया। ये पहले भी होता आया, और अब भी हो रहा है, और आगे भी होगा। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में बहुत नौजवान युवा कभी अच्छा लिख रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। अब रोकना बड़ा मुश्किल है। रैना जी, अब आप सोचिए कि एक मेरे जैसा व्यक्ति जो दूर दराज के पहाड़ों में रहता है, आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम और आप बात न कर पाते। शायद आप मुझे पढ़ भी ना पाते कभी, या मैं आपको जान ही नहीं पाता, मैं आपकी कविता पाठ सुन ही नहीं पाता। क्योंकि किताबों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा किताबों को नहीं ला सकते। कितनी किताबें छपती हैं रैना जी, जिनको हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास धन की कमी हो सकती है, और हर एक किताब, हर एक कवि की किताब हर पाठक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सोशल मीडिया है, इसने कविता की रीच को बढ़ाया है और पाठकों तक पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि कविता के ऊपर ना तो संकट है। संकट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो कवि संकट बने हुए हैं। संकट एक बात का जरूर है, जो कवियों की भीड़ लगी हुई है ना, और हर कवि चाहता है कि मेरी कविता का पाठ हो, मुझे पुरस्कार मिले, मेरी किताब छपे। यहाँ बहुत ये एक जरूर संकट है। लेकिन ये संकट भी दूर होगा, क्योंकि अच्छी चीज ही टिकेगी सर, और बाकी का तो वो उसकी लाइफ बहुत कम होगी। जो जो लिखेगा वही बचेगा, जो रचेगा वही बचेगा। जो अच्छा होगा, जिसको पाठक सराहेंगे अंत में, वो चीज आपकी कालजी रहेगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, चाहे सभी लोग लिखना शुरू कर दें। अगर कविता पे संकट होता, या कवि कम होते हैं, तो ये इतनी बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पर कवियों की, ये कहाँ, ये क्यों आती फिर? हर एक कवि के अपने अपने पाठक हैं, और हर कवि को अपने अपने पाठक तैयार करने भी चाहिए। हमारे पास इतना बेहतरीन मंच है कि हम अपने पाठकों तक पहुंच सकते हैं। और यदि हमारी कविता कमजोर होगी और उस कविता में दोहराव होगा, जो बातें पहले लिखी जा चुकी हैं उन्हीं बातों को हम दोहराएंगे अलग अलग तरीके से, तो हमको पाठक ही दूर कर देगा। और हमको ये बात समझना, इस बात को समझना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है रैना जी। जी 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 जी। अच्छा, एक कवि के रूप में आपने हिंदी कवि के रूप में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी कविताएं जो हैं
आपका जो कविताओं के बिंब विधान है, आपके कविताओं का जो उनकी संरचना है, और विशेषकर जो आपके कविताओं का जो कथ्य होता है, वो बिल्कुल अलग तरह से होता है, और उसका जो कविता में जो अपना एक प्रवाह होता है, एक फ्लो जो होता है, वो अलग तरह का है। और साथ साथ में आप एक अच्छे समीक्षक भी इस रूप में माने जाते हैं कि आप बेबाकी से और आप अपनी शर्तों पर उन कविताओं की समीक्षा करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनकी चीरफाड़ तो मैं नहीं कहूँगा, कई लोग चीरफाड़ शब्द का यूज करते हैं, लेकिन चीरफाड़ नहीं करेंगे, उनको आप कविताओं को अपने हिसाब से, अपने एक समीक्षक होने के नाते से आप उनका उन कविताओं का मकसद क्या है, उन कविताओं का उद्देश्य क्या है आपके सामने, उसको आप अपनी समीक्षा के माध्यम से अपने मित्रों के सामने, अपने पाठकों के सामने रखते हैं। तो कैसे आप का जो कवित्व है, आपका जो कवि है, और आप एक समीक्षक के रूप में जब आप समीक्षा करते हैं, तो कैसे आप अपने जो आपका कवि है उससे आप भिन्न हो जाते हैं, और जब आप कविता करते हैं तो आप अपने समीक्षक को क्या साथ में रखते हैं, या उससे अलग होकर आप एक विशुद्ध रूप से एक कवि के रूप में कविता लिखते हैं, कविता करते हैं? रैना जी, इसका ये उत्तर हो सकता है कि यदि एक कवि समीक्षक भी है तो उसको अपनी समीक्षा में या अपने आलोचना में उसी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो कवि तो साथ रहेगा रहेगा, लेकिन जब आप किसी कविता को पढ़कर उसके ऊपर टिप्पणी करते हो, तो वो टिप्पणी महज एक उस कविता की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो मैंने स्थानीय चीज़ों को, स्थानीय किस्सों को, कहानियों को, मुहावरों को उन समीक्षाओं में लाया, और कहीं न कहीं कोई न कोई कहानी लाकर कविता के साथ जोड़ा और फिर कविता को आगे बढ़ाया, दूसरी पंक्ति के साथ फिर किसी और कवि की कविता को लाया। तो ये तो करना ही पड़ेगा, उस वक़्त आपको कभी थोड़ा पीछे रहना चाहिए, क्योंकि आप एक कविता के साथ अदरवाइज़ न्याय नहीं कर पाओगे। तो अब एक इसका एक और भी जवाब ये हो सकता है कि बहुत लोग कहते हैं कि कविता के ऊपर संकट इसलिए भी है क्योंकि कविता के आलोचक नहीं है, कवि बहुत हैं, और कविता और पाठक के बीच आलोचक सेतु का काम करता है। अब आप देखें, हिंदी साहित्य में बहुत ही गिने-चुने आलोचक रह गए हैं। जो पुराने आलोचक हैं हमारे अगली पीढ़ी के, जो पहले वाली पीढ़ी के, वो बहुत कम हैं। नया आलोचक कविता के ऊपर काम नहीं कर रहा है, बहुत गिने-चुने नाम आपको नज़र आएँगे। तो फिर इस संकट को भी दूर करने के लिए, कविता को पाठकों तक पहुँचाने के लिए हम कवियों में से ही आलोचक बनना पड़ेगा। हमारा काम मात्र लिखना ही नहीं है, हमें औरों के लिखे हुए को पढ़ना चाहिए, और अगर उसमें से कुछ बेहतरीन चीज़ लगती है तो उसको पाठकों तक पहुँचाने की ज़िम्मेवारी भी हमारी है। तो दोनों का बड़ा मिला-जुला असर होगा। यदि आप कविता से प्रेम करते हैं सही मायनों में, और कविता में आप बहुत डूबे हुए हैं, तो मैं शर्तीय तौर पे कह सकता हूँ कि आप दूसरे की कविता को भी सराहोगे मुक्त कंठ से। कभी आप उसमें राजनीति नहीं करोगे, कभी भेदभाव नहीं करोगे, अच्छी कविता होगी। मैंने मेरी 3 किताबें आई है रैना जी। एक किसे चलते हैं बिल्ली के पाँव पर, हवा को जाने नहीं देगी, और यह समय है लौटाने का। ये तीनों पुस्तकें, इसमें लगभग 100 के करीब कवियों पर मैंने टिप्पणियाँ की हैं। इसमें मेरी कोई कविता नहीं है, सिर्फ़ टिप्पणियाँ हैं। जबकि इसके इनके इस काम को छोड़कर मैं कविताएँ लिखकर अपनी किताबें भी निकाल सकता था, और प्रकाशकों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। लोग कहते हैं प्रकाशक नहीं मिलते, प्रकाशक पैसे माँगते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप ईमानदारी से, लोकतांत्रिक तरीके से लिखोगे, तो प्रकाशक आपकी किताब माँगेंगे और छापेंगे वो। मुझे बहुत सहयोग मिला प्रकाशकों का। उन्होंने किताबें छापी और पाठकों ने उनको किताबों को लिया भी। तो ये नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमको कि पहले जिन्होंने लिख लिया, जो वरिष्ठ कवि, उनके ऊपर नहीं लिखना है, या जो नए हैं इनके हम इंतज़ार करें, ये कब इनका नाम होगा तब हम लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से हम कवियों को ही अपने भीतर से एक आलोचक भी तैयार करना चाहिए। बेशक वो समीक्षक हो, टिप्पणीकार ही हो, और कभी जो मैंने कविताएँ लोगों की ली भी थी लिखने के लिए, मैंने कभी दावा नहीं किया कि बेहतरीन कवि हैं। रैना जी, मैं आपके माध्यम से ये बात भी ज़रूरी कहना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ़ जो पंक्तियाँ, मुझे जिस कविता की पंक्तियाँ अच्छी लगी, या पैरा एक अच्छा लगा, या पूरी कविता अच्छी लगी होगी, मैंने उसी को उठाकर उसी के ऊपर बात की है।
मैंने कोई दावा नहीं किया कि कमजोर कविता ये बेहतरीन कविता है, या इस कविता का कवि जो है वो बहुत बड़ा महान कवि है या महान होने वाला है। नहीं, हो सकता है उसकी बहुत कमजोर कविताएं हो सकता है कि बाद के दिनों में वो कवि अच्छा ना लिखे, कमजोर लिखे। तो ये दावे मैंने अपनी किताब में कभी नहीं किए। मैंने सिर्फ उस कविता के ऊपर टिप्पणी की कि इस कविता को पाठक को पढ़ना चाहिए। तो एक मेरी मेरी भी एक जिज्ञासा है गणेश जी, आप एक समीक्षक के रूप में ये कैसे निर्णय ले सकते हैं और तय कर लेते हैं कि ये कविता अच्छी नहीं है और ये कविता बहुत अच्छी है? क्या मतलब क्या मापदंड है आपके पास उसका? जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल का जवाब होना भी चाहिए ऐसा। जहां तक मुझे लगता है कि जो कविता आपके हृदय को छूती है और लगता है कि ओह, अचंभित हो जाए हम, लगता है कि ये तो मेरी बात थी, ये मैंने क्यों नहीं लिखा आज तक, ऐसी कविता जब कोई सामने आएगी रैना जी, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन कविता में यथार्थ हो, बहुत कोरी कल्पना ना हो, और कविता आपको आपके हृदय को छुए, और कविता में ईमानदारी हो, और उसमें कोई न कोई विमर्श का मुद्दा भी हो। बेशक कलाबाजी ना हो, बहुत ही कलाबाजी ना हो, कि उसको आपने कल्पना के माध्यम से, कला के माध्यम से बहुत ही सजा धजा कर प्रस्तुत किया है। तो वो कविता आपको खुद कहेगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है ये बात तो मुझे, ये मेरी बात है, ये बात तो मैंने, मुझे भी लिखनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीजें चीजें जब सामने आएंगी तो आप उस कविता के साथ जुड़ेंगे और जुड़ाव बनेगा। लेकिन जो कविता काल्पनिक होगी, वो कविता से आपकी दूरी, उस कविता से दूरी जरूर बनेगी। आप पढ़ तो लेंगे उसको, लेकिन बहुत देर तक आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। हमें खुद मालूम पड़ेगा कि ये कविता याद रखने लायक है, या इसका हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ कितना बड़ा प्रभाव इसका, इस कविता का पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह के जो बिंदु हैं, ये आकर्षित करते हैं सर। अदरवाइज तो बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं, बहुत कवि हैं, आपको हर दिन आए दिन आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और गूगल पे बहुत सारी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन चंद कविताएं या चंद पंक्तियां आपको दिन में अगर कोई मिल जाए तो लगता है कि यार ये कविता लिखी गई है। और रेणु जी, मैं एक चीज का और ध्यान रखता हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि कविता में दोहराव आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे मान लो कोई प्रेम कविता लिख रहा है, तो प्रेम कविता तो बहुत लिखी जा चुकी है पहले से भी। तो अगर हम प्रेम कविता लिख रहे हैं तो उसमें नया क्या है? नए बिंब, नए रूपक, नए प्रतीक, नई भाषा, नया शिल्प, कुछ तो नया हो उसमें, तो हम जरूर पढ़ेंगे। विषय हमेशा वही रहेंगे, प्रेम का विषय रहेगा, सामाजिक जो ये संघर्ष है उसके विषय रहेंगे। हमारा समाज बहुत, इसमें बहुत जटिलता है, जटिल मुद्दे भी आएंगे, मुद्दे ये पहले भी आए थे। पर लेकिन हम जो नया क्या लिख रहे हैं, अगर लगता है कि ये तो पहले लिखा जा चुका है और पहले के कवियों ने हमसे बेहतर लिखा है, तो फिर हम उसको क्यों दोहराएं? इससे अच्छा है कि हम उसका अध्ययन करें, हम पुराने जो कवियों ने लिख दिया है, हम उन कविताओं को पढ़ें, उनका चिंतन और मनन करें, और तब जाकर कुछ आगे नई बात बनती है उससे अलग, तो लिखना चाहिए। तो ऐसा यदि कहीं कहीं रैना जी, कभी कभी हमें लगता है कि ये कविता कुछ नयापन लेके आई है, इसमें ताजगी है, भाषा की ताजगी है, इसके शिल्प, शैली, बिंब, मुहावरे कुछ नए हैं, नयापन लेकर आए हैं, तो वो कविता हमको आकर्षित करती है, और उसके उसके ऊपर लिखने का अपना मन करता है। जी। चलिए ये तो एक ऐसा विषय है, ऐसा सवाल है जिस पर बहुत बड़ी बहस भी हो सकती है, हो सकती और है इससे जी, जुड़े बिल्कुल। और इससे जुड़े हुए कई और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बिल्कुल। बातचीत हो सकती है। लेकिन हम सिर्फ बातचीत में ही उलझे रहेंगे। हमारे मित्र जो लगातार जुड़े हैं वो आपसे कुछ कविताएं भी सुनना चाहते हैं। तो जी। आप कुछ कविताएं सुनाएं जो खास करके, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि आप चूंकि स्वयं प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, तो जी। स्वाभाविक है कि वहाँ के पर्यावरण का, वहाँ के वातावरण का, वहाँ के परिवेश का निश्चित रूप से प्रभाव होगा आपकी कविताओं पर। तो कुछ कविताएं सुनाइए, हमको अच्छा लगेगा। हम तो दिल्ली में बैठे इस महानगर में, जहाँ तरफ चारों तरफ प्रदूषण है, जहाँ चारों तरफ शोर शराबा है, एक मैकेनाइज्ड लाइफ जीवन चल रहा है, तो हमारे यहाँ से तो कविता वैसे ही आएगी ना। तो हमें तो पहाड़ की उस बयार से, पहाड़ की उस हवा से और सुगंध से कुछ कविताएं सुनाएं, हमको अच्छा लगेगा। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया, और आपके हर एक प्रश्न में ये था कि एक कविता का कवि से क्या संबंध होना चाहिए। कवि का कविता से संबंध। क्या बात है। चमकती गर्म धूप में
जो ध्वनि बर्फ पिघलने पर निकलती है, कविता उसमें गूंजती है। चमकती गर्म धूप में जो ध्वनि बर्फ पिघलने पर निकलती है, कविता उसमें गूंजती है। कविता हवा में तैरती है, बादलों में छिपकर। कविता बच्चों की निश्चल और भोली शरारतों में खेलती है। कविता पानी की सतह के नीचे धाराओं में बहती है। क्या बात है, क्या बात है। कविता कविता खुले हुए किवाड़ों के पीछे छुपन छुपाई खेलती है, जिधर केवल स्त्री देखती है बुहारते वक्त, और फिर कविता आंचल में छुप जाती है। कविता बचपन के दिनों की यादों के झरोखों पर बैठी है, बनते रिश्तों और टूटते संबंधों के दरमियान चलने वाली सांसों में जीती है कविता। और अंतिम बात, कवि का कविता से संबंध तो बस इतना सा है जितना कि एक पौधे का अपने फूल के साथ होता है खिलने तक। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुनाइए सुनाइए, एक दो कविताएं और सुनाइए, बहुत बढ़िया। एक कविता और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, रैना जी। जी जी जी, स्वागत है आपका। भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल, सबके अपने अपने गांव होते हैं। जिनके नहीं होते, उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव के भीतर मैं हूं, एक गांव मेरे भीतर है। शौर बहुत धीरे धीरे, कछुए की गति से भी आधी रफ्तार में अपने विस्तार को बढ़ा रहा है। एक नदी चनाब है मेरे भीतर, आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्सों पर झूलता एक पुल। मैं अकेला नहीं हूं कि मेरे साथ साथ गांव और नदी चल रहे हैं हाथ पकड़े। और ये जरूरी भी हो जाता है, जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता गांव और नदी हमें, पुल झूलने से इनकार कर देता है हवा को। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमय कोने कर देते हैं, दे देते हैं जब हमारी ही खबर। और एक आवाज भर की दूरी वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए कि भीतर एक नदी समेत गांव बसाया जा सके वाह वाह जिंदगी वाह, भर बहुत के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जी 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 और जी एक जी, पुल हो उदास लम्हों के लिए। वाह, जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत ही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपकी आभार। कोई कविता है हमारे साथ, रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़े हैं, उसकी पीठ पर फिर झुक जाती है। कौन सी कविता है ये आपके? जी, उसकी पीठ फिर झुक जाती है। जी 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 हाँ, मैं ये जरूर सुनाऊंगा, मुझे देखने में एक आध मिनट लग सकता है। अ, ये कविता भी इसमें भी गांव के कुछ जो स्थानीयता बहुत जरूरी है कविताओं में। तो जी जी स्थानीयता जब आएगी कविताओं में, रैना जी, तो लोग उसे इसलिए पसंद करेंगे कि उसमें उनको लगता है कि इसमें कुछ नयापन है। जी जी जी, और नयापन और जो ताजगी है, ये पाठकों को हमेशा आकर्षित करती है। अ, आप बातचीत जारी रखें रैना जी, मैं देख लेता हूँ एक बार अगर मुझे मिल जाती है तो। तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। जी और जी लंबी कविताओं के बारे में आपका क्या विचार है गणेश जी? जी, लंबी कविताएं होनी चाहिए। और मैंने तो ये भी पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि एक कवि का असली पता तब लगता है कि ये कितना अच्छा कवि है जब वो लंबी कविता लिखता है। लेकिन रैना जी, लंबी कविता लिखने के खतरे बहुत हैं। लंबी कविता एक कुशल कवि लिख सकता है, क्योंकि उसका सारा जो है वो शुरुआती पंक्ति से लेकर अंत तक उसका जो है एक जोड़ चलते रहना चाहिए। कहीं टूटना, अगर टूटेगा कविता में कोई प्रॉब्लम मुश्किल आएगी, तो फिर लंबी कविता खराब हो सकती है। तो एक कवि की कुशलता पे निर्भर करता है कि वो कवि यदि लंबी कविता लिख रहा है तो उसका तारतम्य नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और
अच्छे कवि की परख भी तभी हो सकती कि जब वो बेहतरीन एक लंबी कविता लिखे। जी ये जी होनी तो चाहिए। और छोटी छोटी जी जी कविताओं से ज्यादा असर डालती छोटी कविताएं, लेकिन लंबी कविता भी आपके अंदर रोचकता बनाए रख सकती है यदि उसका जो बहाव है वो बिल्कुल पानी की तरह हो। क्या बात है। जी तो अब वो कविता सुनाइए आप। अगर नहीं मिली तो और कोई सुनाइए, आप, कोई चिंता की बात नहीं है। जी 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 जी। जी जी अ, उन एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, मुख जुबानी बातें। जी 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 क्या बात है। इससे इससे पहले भी कई बार दिए गए शपथ पत्र कि जिम्मेदारियों को याद रखा जाए ठीक से। समर्पण की खोज में कितने ही तो वसीयतनामे बदले गए, अंतिम यात्रा से बस थोड़ा पहले तक भी, कि विश्वासघात का डर सताता रहा। कितनी ही बार बयान दर्ज हुए कचहरियों में, आंखों ने जो देखा यह कहकर, पर फैसले में छूट जाता कुछ न कुछ अनदेखा हर बार। वाह। पर्दे में की गई सौदेबाजी की लाख कोशिशें भी बेपर्दा कर देता बयानानामा जब सामने आ जाता। दाल रोटी के लिए कारोबार में पहले तय की गई सिलसिलेवार अनुबंध की शर्तें भूख के साथ ही मिट जाती। वाह 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 क्या बात पर है। पर इस बीच प्रेम में मुख जुबानी बातों को कहीं अधिक याद रखा गया, उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी। क्या बात है, क्या जी बात है, क्या जी बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतिमा निरंजन जी, उनका कहना है कि गणेश जी की कविताएं अपने जमीनी कथ्यों और शैली के नएपन के चलते हमेशा प्रभावित करती है। एक कवि के रूप में उनकी यात्रा का विश्लेषण होना जरूरी है। उन्हें सही बात कही। लेकिन जो इनका ये कहना है कि आपके जो अपने जमीनी कथ्यों और शैली के नएपन, तो क्या व्याख्या करेंगे आप इसकी? क्या कहना कहना ये क्या चाहते हैं? जी जी ये हमारे मित्र हैं निरंजन देव शर्मा जी, कुल्लू से जी हैं। जी जी और जी जी ये हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन आलोचक हैं। तो इन्होंने जो कथ्य और शिल्प की बात की है कि इसमें नयापन होना चाहिए, और जब तक शिल्प और शैली में नयापन नहीं आएगा तो वो कविता जो है वो पाठकों को आकर्षित नहीं करेगी। और कविता में ताजगी तो होनी चाहिए, वरना हम यदि उस पुरानी बातों को दोहराएंगे पुराने ही स्टाइल में, और तो इसलिए कविता पे संकट की जो बात होती है इसका कारण यह भी है कि हम लोगों ने अपनी ही चीजों को कभी तोड़ा नहीं। एक कवि हो या चाहे कहानीकार हो, कोई भी रचनाकार हो, उसको अपने तय किए गए मानदंडों को भी तोड़ना पड़ेगा। और यदि हम एक ही तरह से लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे लिखे पर भी सवाल उठेंगे कि इस कवि में भी दोहराव है या इस कहानीकार में भी दोहराव है। आप तो रंगकर्मी रहे हैं राणा जी, तो क्योंकि आप हमेशा जो मंच पर जब एक कलाकार काम करता है, एक रंगकर्मी जब मंच पर जाता है, तो वो सोचता है कि मैं हर दिन कोई ना कोई नया अभिनय करूं, उसके अभिनय में कोई दोहराव ना हो। तो ये दोहराव वाली स्थिति ना हो, इसके लिए एक कवि को जो है निरंतर जो है उत्तरोत्तर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि है तो प्रतिभा का काम, कविता या रचना कोई भी लिखता है, ये इसमें प्रतिभा तो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, पर प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। क्या जी बात है। जी जी वो। तो अब एक दो कविताएं और सुनाइए गणेश जी। जी। एक जो मुझे कविता मिल गई, एक मित्र ने मांग की थी कि उसकी पीठ फिर झुक जाती है। हाँ 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 क्या बात है। मैंने उसे हमेशा देखा है टोपी कोट और गाची पहने, घर से निकलने से पहले उसका तैयार होना योद्धा की भांति लगता है। पहले वो कोट पहनता है ताकि पीठ की छिलन रुके, फिर वो गाची को कमर पर कई कई घेरे लपेटता है ताकि भूख छिपी रह सके इसी मजबूत कमरबंद के पीछे। वरना भूख का क्या है, पेट से उछलकर सीधे सड़क पर भी आ सकती है। अंत में बड़े अदब के साथ वो अपने दोनों हाथों से रखता है टोपी अपने सर पर, और यही वो क्षण है जब उसकी पीठ, झुकी पीठ, अचानक से हो जाती है सीधी।
यह घर से निकलने का समय है। अगर आप सुनोगे तो मैं शाम का किस्सा भी सुना सकता हूं। इतना बता दूं कि शाम वाले दृश्य में उसकी पीठ फिर झुक जाती है, पर यह थाली से रोटी का कौर मुंह तक पहुंचाने का समय होता है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप क्या समझते हैं कि एक समीक्षक, जो मैं आपके जो आपका कवि व्यक्तित्व है उस पर भी साथ साथ में बात तो होती रहती है, आपकी कविताएं भी सुन रहे हैं, और जी। साथ में आप एक बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं, और अपनी अपनी शर्तों पर, अपनी भाषा में, अपनी शैली में, और जो आपकी अपनी समझ है उसके बलबूते पर आप उसकी समीक्षा करते हैं कविताओं की। तो आपकी नजर में एक जी। तटस्थ समीक्षक, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है गणेश जी कि समीक्षकों में भी, आलोचकों में भी अलग-अलग वर्ग बन चुके हैं कि ये इस तरह की जी। कविताओं के जी। समीक्षक हैं, वो उस तरह की कविताओं के समीक्षक हैं। तो एक जिसको जी। कहते हैं कि जो एक सही मायने में कि हम कैसे कहें कि ये आपने मतलब जो आपकी व्याख्या है उस समीक्षक की, इसने बहुत ही तटस्थ भाव से, मूल विशुद्ध रूप से एक रचना की, ये समीक्षा की है। ये तो तय करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन पाठक इस बात को भी समझ जाता है, क्योंकि यदि हम कविता के मर्म को समझते हैं, एक पाठक जब कविता पढ़ता है और उसकी समीक्षा जब वो पढ़ेगा, तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये क्या इस आलोचक ने सही मायने में इसकी कविता को खोला है या चलताऊ किस्म की कोई समीक्षा लिख दी है। ये मुझे लगता है कि पाठक की तैयारी भी चाहिए। तभी कहते हैं कि हमको कविता किसको समझने के लिए या कविता की समीक्षा को समझने के लिए एक पाठक को अपनी पाठ की तैयारी भी रखनी चाहिए। और रैना जी, सवाल तो ये बहुत सही है। तभी तो कुछ आलोचकों को पाठकों ने नकार दिया। आलोचकों पाठकों ने कहा कि ये आलोचना तो एक प्रशस्ति पत्र है, ये इसने कविता को नहीं ये खोला। बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की, सही बात कही आपने जी। कि आलोचना तो अब एक प्रशस्ति पत्र है। प्रशस्ति सही पत्र, बात। क्योंकि जो कविता के कुछ अर्थ हैं वो खुलने चाहिए। और रैना जी, मुझे एक बात याद आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि समीक्षा वो होनी चाहिए जो कवि खुद अचंभित रहे कि अरे, ये तो मैंने सोचा नहीं था ये कविता लिखते हुआ। मेरे मन में कुछ और भाव थे जब मैं कविता लिख रहा था, लेकिन इस आलोचक ने या इस समीक्षक ने तो इसका एक नया एंगल ढूंढ लिया। तो ये समीक्षा और आलोचना जो है, ये इस किस्म की जब तक सामने नहीं आएगी, तब तक जो है वो पाठकों का अपनी कविता से दुराव थोड़ा बना रहेगा। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि समीक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाठक और कवि के बीच का एक सेतु है जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। बहुत सारी कविताओं पर तो लिखा गया, उन्हीं पंक्तियों को दोहराया गया हुआ है। जो कवि कह रहा है उसी बात को आप भी आगे अपनी पैराग्राफ में उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन समीक्षक ने यदि कोई कविता से नया विमर्श ढूंढा या कोई नया बिंदु ढूंढा, नया एंगल ढूंढा, तो समीक्षा वास्तव में सही मायने में समीक्षा कही जाएगी, और जिससे कि कवि खुद भी हैरान हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। धर साहब अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका एक प्रश्न है कि हिमाचल की हिंदी कविता के बारे में आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है आपकी? हिमाचल की हिंदी कविता बहुत हाशिए पर इसलिए भी रही क्योंकि यहाँ पर उस तरह का हमको माहौल नहीं मिला। और हमारे जो अग्रज थे, उस वक्त बहुत पहले तो यहाँ पर पत्रिकाएं भी नहीं मिलती थी। कुछ लोगों ने कोशिश करके मुख्य धारा की हिंदी साहित्य की पत्रिकाओं को हिमाचल में लाना शुरू किया, और यहाँ से जब कविताएं बाहर जाती थी तो कुछ संपादकों ने उन्हें छापा भी। और छपना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपादक की टिप्पणियों के साथ यदि कोई चीज आती है और आलोचकों के जब सामने कोई कविता जब पहुंचती, तो उसका अलग से एक इम्पैक्ट होता है। बहुत सालों तक ये हो नहीं पाया। अभी हाल ही के वर्षों में जो मुख्य धारा का साहित्य हिंदी, इसने थोड़ा सा जो है वो ध्यान दिया है हिमाचल की कविता पर भी, लेकिन उस तरह से हिमाचल की कविता को कोई स्थान नहीं मिल पाया अभी तक। और कुछ गिने चुने लोगों ने इसमें प्रयास किए भी और उसमें कामयाब भी रहे। और यही कारण है कि अभी धीरे धीरे
मुख्य धारा की साहित्य में जो है वो हिमाचली कहानी और कविता जा रही है। पर जिस तरह के जो दूसरे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है और ये जो पहाड़ी राज्य हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत, प्रभाव बहुत रहा है हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में। लेकिन उस तरह का हिमाचल का हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में अपना स्थान हिमाचल का रचनाकार बना नहीं पाया। अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि बाहर के जो संपादक हैं, आलोचक हैं, उन्हें भी इस ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए और बेबाक होकर बहुत ईमानदारी से यहाँ के जो कहानीकार हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए और उन पर कुछ टिप्पणी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि उनका भी आगे मनोबल बढ़े और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बेहतरीन कहानी और कविता हिमाचल से भी निकल आए। अभी तक ऐसा मुझे लगता है कि आलोचकों की कमी कहें या हमारे अपने ही हिमाचल में जो साहित्यकार हैं, उनकी कोई कुछ कमियों के कारण जो है वो मुख्य धारा की साहित्य में हम अपना दखल अभी बहुत मजबूती से रख नहीं पाए हैं। पर मुझे बहुत यकीन है कि आने वाले बहुत थोड़े समय में हिमाचल के जो हाशिए वाले रचनाकार हैं, उनको भी स्थान मिलेगा, या जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने लिखा तो बहुत है और उनका जो ये उन पर भी नजर जाएगी जरूर। अच्छा, एक और अब मेरा भी एक और थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल ये है कि आज के जो सोशल मीडिया का इतना जाल फैला हुआ है, अब देखिए आप सोशल मीडिया में जाइए तो जो कुछ भी आप चाहेंगे देखना, कविताएं, कहानी, उपन्यास, तो इतना बड़ा तो नहीं आ सकता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन जहाँ तक खास करके साहित्य जो है, और साहित्य में वो भी कविताएं हैं, तो क्या भविष्य लग रहा है आपको कि सोशल मीडिया के इतने एक्सप्लोजन में पुस्तकों का क्या भविष्य है, खास करके वो भी जो कविताओं की पुस्तकें हैं? और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई ये भी है, थोड़ी सी चिंताजनक इसलिए है कि प्रकाशक जब आप उनसे संपर्क करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्या पुस्तक है आपकी, कविता संग्रह तो नहीं है? तो उसमें बहुत सारे कवियों को, हाँ, जो बहुत बड़े कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं, उनमें तो उतनी दिक्कत नहीं आती उनको, लेकिन जो उतने प्रतिष्ठित नहीं होते लेकिन अच्छे कवि होते हैं, लिखते हैं, अच्छी कविताएं करते हैं, उनको प्रकाशकों से वो पुस्तकें छापने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सोशल मीडिया के दौर में एक बात तो बहुत ही जो पॉजिटिव है वो ये थी कि बहुत कवियों ने अपनी कविताओं को जब सोशल मीडिया पर डाला तो बहुत प्रकाशकों का ध्यान भी उस तरफ गया हुआ है और संपादकों का ध्यान भी गया हुआ है। इससे बहुत लाभ हुआ है। और अभी जो कविता की स्थिति थी, अब स्थितियां बदल रही हैं। अब कविता के लिए भी प्रकाशक इनकार नहीं करते बहुत जल्दी, और नए लोगों को भी अवसर मिल रहा है। तो इस सोशल मीडिया पर जो बाढ़ आई हुई है, इसमें भी तो छंटनी होगी अपने आप। इसको रोकना बहुत असंभव है और हर एक आदमी का अपना अधिकार भी है। उसको एक मंच मिला है, वो अपने ही फेसबुक पेज का, अपने फेसबुक का संपादक खुद है। अब उसको तय करना है कि उसको क्या चीज डालनी है सोशल मीडिया पर, क्या नहीं डालनी है। और बहुत जल्दी भी नहीं करनी पड़ेगी, हमको बहुत धैर्यवान भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम हर रोज कविता लिखें। कविता हर रोज लिखने का मसला नहीं है, ये साहित्य की बड़ी उत्कृष्ट विधा है और सबसे मुश्किल है। कविता जितना देखने में आसान लगती है उतना लिखने में बहुत कठिन है। तो बिना सोचे समझे या बिना तैयारी के, बिना परिश्रम के, बिना प्रतिभा के यदि हम लिखते रहेंगे और पुस्तकें निकालते रहेंगे तो कुदरती सी बात है कि हमारी छवि बहुत खराब होगी। और जल्दी में जिन लोगों को जल्दी मची है छपने की, उससे प्रकाशक या संपादक को घाटा नहीं होगा, एक रचनाकार को घाटा है। क्योंकि एक कमजोर कविता या कहानी जब आगे जाएगी तो पाठक हमें अगली बार भी बहुत ही हल्के में लेगा, क्योंकि उसको हमारी गंभीरता का मालूम हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज प्रकाशित करनी है। और किताबों का महत्व बहुत है। मुझे लगता है कि जो किताबों को पढ़ने में आसानी है, वो सोशल मीडिया या हम जो जो गैजेट्स हैं, इन पर नहीं पढ़ सकते। वो आनंद नहीं है। वो चाहे हमारी पीढ़ी हो, चाहे हमारे से पहले की पुरानी पीढ़ी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो। रैना जी, किताबों का अभी तो हिंदुस्तान के उसमें साहित्य में तो मुझे लगता है किताब में बहुत जोर शोर से आएंगी और ये आनी भी चाहिए। और हमारे बच्चे भी
किताबों को पढ़ने की में आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो हम लिपि को ही भूल जाएंगे, हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, हम अपनी हैंडराइटिंग भूल जाएंगे, हमें लिखने का ज्ञान नहीं रहेगा। जबकि कितना महत्वपूर्ण है ये। हम आदिम युग में तो पहले बोलना सीखा, फिर लिपि की खोज की गई, फिर लिखने का प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो इसको इतनी जल्दी मिटने नहीं दिया जा सकता, और ये मिटेगी भी नहीं। हम बहुत जल्दी सोशल मीडिया के गैजेट से हम बहुत जल्दी ऊब जाएंगे। हम अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ सकते हैं। और रेणा जी, मैं तो ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को नींद की समस्या है, जो बड़े हमारे मेट्रो सिटीज हैं, वहां के लोगों को नींद नहीं आती कहते हैं, वो हम्म। कई कई दिन सोते नहीं है, नींद की गोलियां खाते हैं। तो यदि आप कहानी और कविताएं पढ़ो ना, किताबें पढ़ो ना, उपन्यास पढ़ो, आप कुछ भी पढ़े, आप किताबों में जो दिया गया, आपको नींद आएगी। पढ़ने और लिखने की आदत डालना बहुत जरूरी है। अभी ये जो हमारे साथ बैठे हैं, आपने कुल्लू से जो जिक्र किया, निरंजन देव जी, मैं और निरंजन देव जी यहाँ एक बहुत बुजुर्ग साहित्यकार हैं, जयदेव विद्रोही जी, 86 साल के हैं, हिमाचल के साहित्यकार हैं, लोक संस्कृति के ऊपर लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि, अब 2 दिन पहले हम उनसे मिलने गए थे हालचाल पूछने, उन्होंने स्वयं ये चीज स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में एक ही समस्या है कि नींद नहीं आती, पर कहते हैं मैं शुक्र मनाता हूँ कि मुझे लिखने का शौक है, तो मैं रात रात भर लिखता हूँ। अब उस इस उम्र में तो उनको कुछ छपने का शौक नहीं रहा, ना वो कहीं भेज पाते हैं, पर फिर भी इस हॉबी के कारण कम से कम उनकी सेहत खराब नहीं हो रही है। जब उनको नींद नहीं आती तो लिखने बैठते हैं, तो लिख या पढ़ने बैठते हैं, और जब बहुत पढ़ेंगे तो आगे थक जाएंगी, नींद भी आएगी। तो रना जी, पढ़ना किताबों का बहुत जरूरी है, और किताबें आनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें की आपने कही। अब गणेश जी, अब समय लगभग हमारा अब निकला जा रहा है, अब हो गया। जी। तो आप जी, एक दो कविताएं और सुनाइए। मैं एक कविता, धर जी ने मुझे पहले ही दिन को भी मैसेज किया था कि एक कविता मैं सुनाऊं जो उनको बहुत पसंद है, और मैंने बहुत बार उस कविता को पढ़ा भी है, और लगभग मैंने हर एक कार्यक्रम में उस कविता का पाठ किया है। मैं जी रैना जी जी। आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए दोबारा से इस कविता को पढ़ना चाहूंगा, और अरे मुझे भी जरूर कविता अच्छी लगती है। सुनाइए तो जरूर आप। थोड़ा समय निकाल लेना, जी जी जी। क्या बात है। थोड़ा समय जरूर निकाल लेना, किसी रोज गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। वाह वाह वाह, क्या बात शहद शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी के हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। है। वाह। जताना आभार धूप का, सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से, कि असर अमावस की रात तक रहे। वाह वाह। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। बहुत बढ़िया। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से, कि कहाँ अनजान हूं उसके प्रेम की हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। वाह वाह वाह, क्या चढ़ाई बात। शुरू करना एक बिहान किसी पहाड़ी पर, और गौदुली में मुड़ आना तलहटी में। जहां से पहाड़ी आरंभ होती है, ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस अरे घुटनों वाह, के क्या बल बात है, झुककर बहुत बढ़िया, माथा बहुत सुंदर, टेक आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा। चुपके से कंधा दे आना, और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रोप आना। वाह जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और कुछ सुनाना चाहेंगे, एक और कविता। बहुत आभार। एक अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जी जी। वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता, शीर्षक इस कविता की एक पंक्ति है।
जी जी। वह जब चुप रहता है वह जब चुप रहता है उसके चेहरे पर उस वक्त चांद आराम कर रहा होता है। वह जब हंसता है उसकी आंखों से तितलियां उड़ रही होती हैं। वह जब जब रूठता है ऋतु बदल जाती है तब तब। जब लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, दरअसल तब वो इंद्रधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बारे सोच रहा होता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गणेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वाह आभार, बहुत आभार। वाह उसका खेतों में टहलना अजीब है। वह पेड़ों से बातें करता है, पत्तों से हरियाली मांगकर जेबें भरता है, वाह। फूलों से मशवरा फूलों को मशवरा देता है। उसके अपने खेल हैं। वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता और ना ही शिकार। जब लगता है कि वह कागज के जहाज उड़ा रहा है, उस क्षण वह हवा में जाकर घूमती पृथ्वी को निहार रहा होता है। बहुत वाह आभार। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह जी वाह वाह बहुत आभार। वाह वाह, क्या बात है। तो अभी अब वर्तमान में क्या कुछ ऐसी योजना है, कब आपका नया संग्रह कब आ रहा है कविताओं का? अ, जी ये 2019 में मेरा संग्रह आया था, तो मुझे लगता है कि एक आध साल में लाने की कोशिश करूंगा। ये एक योजना है। बाकी कुछ कवियों पर मैं काम कर रहा हूँ सर, जिनके कुछ कविताओं पर जो साहित्य संवाद की श्रृंखला है, शायद एक आध पुस्तक उसमें और आ जाए। ये फिलहाल योजना है। क्या बात है, क्या बात है। और एक हिमाचल अकादमी जो है यहाँ पर, हिमाचल अकादमी एक किताब निकाल रही है जिसमें कि युवाओं के ऊपर मैंने युवाओं की कविताओं का संपादन किया है। एक पुस्तक शायद अभी कुछ दिनों में आने वाली है, जिसमें कि हिमाचल के युवा कवि हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके आपके आपकी कविताओं पर बातचीत हुई, आपकी जो समीक्षक का पक्ष है, उस पर बातचीत हुई, कविताएँ सुनी आपकी। अब साहित्य के इतर साहित्य से के अतिरिक्त क्या रुचियाँ हैं आपकी? पेंटिंग है, संगीत है, कला है, बहुत सारी विधाएँ हैं। तो और किसी में आपकी व्यक्तिगत रुचि है क्या? जी मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं गज़लें और पुराने गीत सुनता हूँ। और इसके अलावा मुझे घूमने का भी शौक है। मैं हमेशा पहाड़ों पर, नदियों के किनारे घूमता रहता हूँ। इस तरह की रुचियाँ हैं। और लोगों से मिलना भी मुझे अच्छा लगता है। और साहित्य तो मैं पढ़ता ही हूँ। मुझे कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं सर, कविता के अलावा। तो और साहित्यिक गोष्ठियों में जाना मुझे अच्छा लगता है। लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई कवि यहाँ कुल्लू में आता तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उसको सुनूं जाकर। कोई कहानीकार आए तो मैं उससे बात करता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाह! बहुत बढ़िया। तो जी आपने बीच में संगीत की बात छेड़ी। आप हिमाचल में बैठे हैं और कुल्लू में बैठे हैं और इतना अब मौसम भी बहुत अब आगे सुहावना होने जा रहा है। तो जी। कुछ अगर अच्छे हैं तो कुछ वहाँ के लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ सुनाइए, थोड़ा-सा गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा हाँ। हमको। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। नहीं सुनाइए थोड़ा। रणजीत जी, मैं सुना नहीं पाऊंगा ना। मैं मुझे गाने का बिल्कुल वो नहीं है, नहीं, तजर्बा नहीं है। थोड़ा-सा किसी कोई धुन लेके सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। कोई लोकगीत अच्छा है, बताइए। वहाँ के जनजीवन से जो जुड़ा हुआ लोकगीत है वहाँ। जी। जी ऐसा कोई मुझे एकदम याद भी नहीं आ रहा और मैं सुना नहीं पाऊंगा ये। आपने बहुत वो फंसाने वाला प्रश्न कर दिया। इस पे मैं आपसे माफी चाहूंगा। जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा गणेश जी। मन करता है तो आपसे और बातें करेंगे, लेकिन जी। आगे भी हाँ, हमारा मुझे संगीत मैं कार्यक्रम। सुनता हूँ बहुत। संगीत सुनने का मुझे शौक रहा है, तो मैं सुनता हूँ संगीत। गीत सुनता हूँ मैं, स्थानीय और लोकल जो हिमाचल के गीत भी सुनता हूँ, पंजाबी गीत भी सुनता हूँ। पर मैंने कभी गुनगुनाया नहीं, गाया नहीं सर। तो माफी चाहूंगा क्या? इसके लिए। नहीं, कोई जी बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और विशेषकर जी आपकी कविताएं सुनकर। और आपने अपनी कविताएं सुनाई, आपने समीक्षा, अपने एक समीक्षक के रूप में अपने बारे में बातचीत की और कविताओं के अलग-अलग
पक्षों पर भी यहाँ पर बातचीत हुई। और चूंकि हमारा ये कविता के बहाने आपकी कविताएं सुनते सुनते और अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई, कविता के बहाने जी आपसे मेरा आज बहुत करीबी से सामने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, आपके दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा गणेश गनी जी। और मेरी इच्छा है आप खूब लिखिए, आपको खूब हिंदी साहित्य को और समृद्ध करिए अपने योगदान से। आपकी और पुस्तकें आए। हमारा कि ये कहेंगे हम आपसे थोड़ा बहुत बड़े हैं, हमारा आशीर्वाद आशीष आपके साथ है। और साथ में समीक्षा की बहुत अच्छी पुस्तकें भी आप इस हिंदी साहित्य को दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब नया वर्ष, अब तो आज 11 तारीख हो गए, लेकिन फिर भी हम आपको नए वर्ष पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल ये कोरोना की स्थिति है, तो हम ईश्वर से चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम इस संकट से मुक्त हो जाएं, ताकि व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे को सुने सुनाएं, तो उसमें तो अलग ही कुछ और आनंद होता है। तो गणेश गनी जी, जी, मैं आपका आशीर्वाद और आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें सर। बहुत आभार साहित्य संवाद में आपने मुझे अवसर दिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। और जिस तरह से आपने ये दुआ की है कि हम इस महामारी से जल्दी मुक्ति पाएं और ये दुनिया बहुत स्वस्थ और सुखी रहे, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार इस साहित्य संवाद में, उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद में आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग हमसे जुड़े थे, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे इस पटल पर आए, और हमने आपने यहाँ पर अपनी कविताएं सुनाई, अपनी बात हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस मंच पर कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्री गणेश गनी, जो एक सुपरिचित कवि और समीक्षक हैं। और इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।